डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखिए राजनीति विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दबाव समूह। दबाव समूह भारतीय राजनीति में क्या भूमिका अदा करते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है और दबाव समूह की एक आलोचना और इसकी अच्छाई पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर एक परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा और जितने भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा कि आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आइए अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम ये देख लें कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है। परिभाषित हम पहले कर चुके थे कि राजनीतिक दल वो है, वो एक विचारधारा वाले लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और राजनीतिक दल का नामकरण करते हैं और चुनाव आयोग में उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं और फिर वो चुनाव लड़ते सरकार बनाने की मंशा रखते हैं, वो राजनीतिक दल होते हैं। दबाव समूह में क्या होता है कि एक ही हित वाले व्यक्ति जब इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जिनका एक ही हित होता है, इंटरेस्ट होता है, और फिर वो क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और जब उनकी बात को नहीं माना जाता तो वो राजनीतिक दल और विधायकों या फिर सांसदों या फिर सरकारी संस्थाओं पर या अधिकारियों पर क्या करना करते थे, दबाव डालना क्या करते थे, शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले दोनों में मामूली अंतर समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो दोनों का स्वरूप क्या होता है, अलग अलग होता है। राजनीतिक दल जो है वो एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु जो दबाव समूह है वो अराजनीतिक संगठन होता है और वह किसी विशेष वर्ग के हितों का ही क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा दोनों में जो अंतर है देखने में है वो है सदस्यता के आधार पर अंतर है। अब देखिए एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति एक समय में बहुत सारे दबाव समूह का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। चुनाव के आधार पर अंतर होता है। देखिए दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, अपने सदस्यों को चुनाव में खड़ा करके विधानमंडल में भी नहीं भेजते हैं, वो तो सिर्फ क्या करते हैं कि अपने हित की पूर्ति के लिए इकट्ठे होते हैं। और राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उम्मीदवार खड़े करते हैं, प्रचार करते हैं, सरकार बनाते हैं, मंत्री बनते हैं और सारे काम में करते हैं। उद्देश्य के आधार पर दोनों में अंतर है। दबाव समूह का उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि सत्ता को प्रभावित करना होता है और राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। काम करने के ढंग में भी दोनों में अंतर है। देखिए दबाव समूह सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों को पूरा करवाता है ना, संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरीकों का प्रयोग करता है, जबकि राजनीतिक दल जो है वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है और सत्ता प्राप्त करके संवैधानिक तरीके से क्या करता है, काम करता है, संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना चाहता है। और हम देखते हैं कि दोनों के संबंधों में बहुत सारा अंतर है कि राजनीतिक दलों का निर्माण जो होता है वो दबाव समूह से कई बार मिलने से भी उनमें दोनों में हो जाता है। उद्देश्य दोनों के अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में कई बार उद्देश्यों को भी क्या कर लिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट इनके विषय में हम ये कह दें कि सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं, परंतु सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी दबाव समूह होते हैं सारे के सारे दबाव समूह ना तो हित समूह होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सारे ना हित समूह तो बन जाते हैं लेकिन वो सारे के सारे दबाव नहीं बनाते, दबाव समूह नहीं होते हैं। एक हित समूह दबाव प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करता तो वो दबाव समूह नहीं कहलाता, और उसी तरह एक दबाव समूह होता है वो दबाव डालकर काम करता है, उस प्रक्रिया को अपनाता है, तो वो क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। दूसरे शब्दों में अब हम ये देखते हैं कि दबाव समूह जो है उनका अर्थ क्या है। सामान्य रूप से दबाव समूह का अर्थ है, ये तो दबाव समूह और राजनीतिक दलों में हमने अंतर देखा। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह का अर्थ क्या है। देखिए कुछ समय पहले दबाव समूह को ही दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। प्रजातंत्र राज्य में उसका महत्व बिल्कुल नहीं था। इसी तरह फ्रेडरिक महोदय ने कहा, इसकी एक परिभाषा दी, फ्रेडरिक ने कहा, क्या कूड़ा ढोने वाले और क्या राजनीति विज्ञान के गंभीर छात्र सभी इन दबाव समूहों को यह दृष्टि से देखते थे।
इन्हें ऐसी पार्श्विक शक्ति माना जाता था, राक्षस प्रवृत्ति की शक्ति माना जाता था, जो प्रजातंत्र की आधारशिला को नष्ट करने पर तुली हुई है। कहने का मतलब कि भारतीय राजनीति में दबाव समूह को पहले अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें, लेकिन अब वस्तु स्थिति बदल गई है, अब वातावरण बदल गया है। राजनीति में दबाव समूह के महत्व को समझा जाने लगा है, लोग महसूस करने लगे हैं। प्रजातंत्र जो है उसमें जो निर्वाचन होता है वो प्रादेशिक आधार पर होता है, प्रत्येक व्यवसायी का प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसीलिए व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए दबाव समूह का क्या हुआ, जन्म हुआ। ये ध्यान रखना है कि व्यवसायों के हितों के लिए दबाव समूह का क्या हुआ, जन्म हुआ। और इनका काम क्या है, ये दबाव समूह मंत्रियों, विधायकों, प्रशासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखते हैं। प्रजातंत्र में दबाव समूह का महत्व दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। अब इनका महत्व जो बढ़ता जा रहा है उस विषय में बहुत से राजनीतिक शास्त्रियों ने अपने विचार दिए हैं, जिसमें देखिए मोरिन क्या कहता है। मोरिन का कहना है कि दबाव समूह को अदृश्य शक्ति का स्थान प्राप्त है। ये एक ऐसी सरकार है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन सरकार को चलाती है। सेलिन इसके विषय में कहते हैं कि अनौपचारिक सरकार है, यानी कि ये संगठन में तो नहीं है, कानूनी ढांचा नहीं है, कानूनी वस्त्र इसने नहीं पहने हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक इनफॉर्मल गवर्नमेंट का काम है, करती है। फाइनर इस विषय में कहते हैं ये अज्ञात साम्राज्य है, अज्ञात साम्राज्य। तो कहने का मतलब क्या है, इन तीनों विद्वानों की परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में दबाव समूह राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक अधिकारियों से या सरकार से कम भी नहीं है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सरकार को क्या करते, इंटरफेयर करते, प्रभावित करते हैं। और दबाव समूह भारतीय राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। और दबाव समूह का बढ़ना, दबाव को स्वीकार करना, ये एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही पाया जाता है। अब देखिए हम ये देखते हैं, जब इतना महत्व बता दिया गया है, कहीं अज्ञात साम्राज्य कहा, कहीं अनौपचारिक सरकार कहा, कहीं अदृश्य सरकार कहा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। महत्व जानना बहुत ज़रूरी है कि दबाव समूह का महत्व क्या है। देखिए पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, ये प्रश्न आपको यहीं बैठे बैठे याद होगा। इस तरह बताने का मैं क्या कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। तो जानिए आगे क्या है। जनमत का निर्माण, पहला महत्व इम्पोर्टेंस है और द प्रेशर ग्रुप की इम्पोर्टेंस की जनमत का निर्माण। देखिए दबाव समूह का पहला महत्वपूर्ण कार्य जनमत का निर्माण करना। दबाव समूह विभिन्न प्रश्नों पर जनता को शिक्षित करके जनमत का निर्माण करने में सहायता करता है। और ये प्रचार, लेखों, भाषण, समाचार पत्र, अनेक सम्मेलन, सभाओं का आयोजन करता है। और उनका लक्ष्य उस समय क्या होता है, सिर्फ प्रचार करना होता है। लेकिन बड़े बड़े हित समूह अपने समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी निकाल देते हैं, जिनके द्वारा अपने विचारों का प्रसार करते हैं और जनमत को अपने पक्ष में करने का क्या करते, प्रयत्न करते हैं। इससे जनता को उनके प्रचार से ये भी पता चलता है कि सरकार क्या काम कर रही है, किस में हमें सरकार का सहयोग देना और किस में नहीं देना। दूसरी इम्पोर्टेंस है चुनाव में सक्रिय योगदान। अब देखिए जब भी भारतीय राजनीति में चुनावों का उत्सव तो हमेशा चलता रहता है, कभी लोकसभा, कभी राज्यों की विधानसभा, कभी कोई चुनाव हमेशा होते रहते हैं। तो हित समूह तथा दबाव समूह के सदस्य प्रत्येक रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते, वे अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं करते, परंतु चुनाव प्रक्रिया को अवश्य ही प्रभावित करते। चुनावों के समय जहां वे सत्ताधारी दल को चंदा देते हैं, वहां विरोधी दलों को भी चंदा दे देते हैं। वे सभी दलों से अपनी साठगांठ बनाए रखते हैं ताकि चुनावों के परिणाम स्वरूप चाहे कोई भी दल सत्ता में आए, वे उसके हितों के विरुद्ध कार्य न करे। तो ये देखिए बहुत बड़ा एक खेल होता है यहाँ पे कि दोनों तरह की पार्टियों को क्या करते हैं, साथ लेके चलते हैं। ये जीत गई तो भी दबाव समूह की बल्ले बल्ले, और ये जीती तो भी बल्ले बल्ले। तो दोनों में वो लोग क्या करते हैं, उनसे दोनों तरह से सहयोग करते हैं, दोनों की मदद करते हैं और दोनों से ही अपने कामों को क्या करवाते हैं, पूरा करवाते हैं। तो ये हमेशा दबाव समूह की क्या रहती है, भूमिका रहती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्यों राजनीति में इनका महत्वपूर्ण है। देखिए, सरकार की निरंकुशता पर क्या करती है, रोक लगाती है। सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण है। देखिए, प्रत्येक शासन व्यवस्था में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण समझ शक्तियाँ क्या होती है, एक सरकार के हाथों में इकट्ठी हो जाती है। दबाव समूह अपने साधनों के द्वारा सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। जनता को क्या करेगा, बताएगा, प्रचार करेगा, खुद भी उन पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। तो ये सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगा देता है। अब देखिए, समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना दबाव समूह काम करते हैं, है भी इनका काम और कर भी रहे हैं। देखिए, दबाव समूह का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जितने भी हितों के समूह होते हैं उनमें संतुलन स्थापित कर लेते हैं। जैसे व्यापारी समूह हो गया, श्रमिक समूह हो गया, किसान हो गया, जातीय धार्मिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर जितने भी हित समूह बने होते हैं उन सब में क्या करते हैं, वो आपस में प्रतियोगिता स्थापित करते हैं, जिसमें समाज और शासन में संतुलन स्थापित हो जाता है। क्योंकि प्रभावशाली सत्ता नहीं हो पाती, ये इतने ज़्यादा हित समूह हो जाते हैं और अपनी अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। आज एक हित समूह ने दबाव डाला, कल दूसरे ने, तीसरे ने, उनमें कंपटीशन हो जाता है, जिससे सरकार क्या हो जाती है, एक तरह से संतुलित हो जाती है। नेक्स्ट, समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। अब देखिए, समाज और शासन में संतुलन ये प्रतियोगिता के माध्यम से स्थापित करते हैं। उनमें एक ने जोर डाला तो फिर दूसरा भी उसी प्रक्रिया पर चलने की कोशिश करता है। कानून निर्माण की सहायता। अब देखिए, दबाव समूह अपनी विशेषताओं से, अपनी जो उनका ज्ञान होता है उनमें क्या होता है, बड़े माहिर होते हैं, वो ज्ञान के गुरु होते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र के बारे में सारी सूचनाएं उनके पास होती है। सांसदों और विधायकों को कानून निर्माण में वो अच्छे तरीके से उसके बारे में क्या सलाह देते हैं, ये काम ऐसे करो, इसके विषय में ये कानून बनाओ, अपना फ़ायदा देखते हैं। और इससे क्या होता है कि परामर्श और सहायता इतनी उनकी उपयोगी हो जाती है कि वो सरकार कानून बनाने में कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनफैक्ट देखा जाए, दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राण वायु है। यानी कि दबाव समूह है लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राण वायु है, लोकतंत्र को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा साधन है। व्यवसायों के प्रतिनिधित्व है। अब देखिए, प्रजातंत्र में प्रादेशिक आधार पर निर्वाचन होता है, यानी कि व्यवसाय के आधार पर नहीं होता, इसीलिए विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व संसद और विधानमंडल में नहीं हो पाता। दबाव समूह विभिन्न व्यवसायों के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत कदम उठाता है और ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक के रूप में काम करता है। और इसी विषय में एक राजनीति विज्ञान के शास्त्री ने VOK ने कहा कि ये दबाव समूह दलीय पद्धति में प्रतिनिधित्व के कार्य को संपन्न करते हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी को क्या करते, दूर करते। ऐसा कहा गया था कि जब क्षेत्रीय दलों की भूमिका नहीं थी तो यहाँ पे क्या कर दबाव समूह है वो क्षेत्रीय दलों का रोल क्या करते थे, अदा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यक्ति एवं सरकार में संचार। व्यक्ति और संचार बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। दबाव समूह व्यक्ति और सरकार के बीच कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है। ये व्यक्ति और सरकार के हितों के बीच एक बैलेंस बनाता है, सामंजस्य स्थापित करता है। इसी विषय में नवनिर्वाचित नेता दबाव समूह के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं, अतः उन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र कहा जाता है। तो इस तरह हम ये कहें कि ये एक संचार करने वाले व्यक्ति होते हैं, इधर से बात इधर देते हैं, एक पुल, जनता और सरकार में एक पुल का काम करते हैं। नौकरशाही पर दबाव। देखिए, दबाव समूह के प्रतिनिधि नौकरशाही के महत्वपूर्ण जितने पदाधिकारी होते हैं उनके संपर्क में बने रहते हैं। वो अनुचित ढंग उनको प्रभावित करके शासकीय नीति को अपने पक्ष में मनवाने के लिए प्रयत्न करते रहे। दबाव नौकरशाही पर, अफसरों पर दबाव डालते रहते हैं। उचित और अनुचित दोनों साधनों का प्रयोग करते हुए अपने व्यवसाय के जो हित होते हैं उसके फेवर में उनको करने की क्या करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। तो दबाव समूह क्या होते हैं कि एक तरह से हर एक चीज़ पर क्या करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं। न्यायालय के द्वारा क्या होता है,
दबाव होता है। न्यायालय के द्वारा भी इनका दबाव है। देखिए, दबाव समूह जब कभी ये देखते हैं कि विधानमंडल उनके हितों के विरुद्ध कानून का निर्माण कर रही है तो वे न्यायालय में मुकदमा दायर कर देते हैं। उनके लिए वे योग्य वकीलों को इन मुकदमों की पैरवी करने के लिए नियुक्त करते हैं और निर्णय अपने पक्ष में करवाने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए यानी कि विधानमंडलों पर, सरकार पर, नौकरशाहों पर और देश की संस्थाओं पर न्यायालय के द्वारा क्या करते हैं, ये दबाव बनवा लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के काम भी माना जाता है कि दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। देखिए, दबाव समूह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए क्या करते, प्रचार करते हैं। उनके लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसे एक उदाहरण इसके विषय में मैं पेश करूं कि इंग्लैंड में कुछ दबाव समूह के प्रचार के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को मताधिकार बहुत लेट प्राप्त हुआ है ब्रिटेन में, वो दबाव समूह के द्वारा हुआ। भारत में मजदूरों के दबाव समूह के प्रयासों के कारण मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन स्थापित हुआ। भत्ते, बोनस तथा सुविधाओं को जितने भी कानून बने वो दबाव समूह की वजह से कानून बने हैं। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा कानून बना, आरटीआई बना, आरटीई बना, ये जितने भी लोकपाल बने, ये जितने कानून बने, ये दबाव समूह का ही क्या है, नतीजा है। तो ये है। अब हम देखते हैं कि क्या सभी दबाव समूह के फायदे हैं, दबाव समूह के क्या गुण हैं। देखिए, दबाव समूह उन सभी प्रजातांत्रिक राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है, वहाँ दबाव समूह का होना जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि इनके बहुत सारे गुण हैं, दबाव समूह के गुण हैं। कौन सी विशेषता है जिनको हम अच्छा मानते हैं, ये समाज के लिए फ्रूटफुल है, कैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए फ्रूटफुल है। राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, पहले तो समाज में वही है, अपनी बातों को, सरकार की गलतियों को समाज के सामने रखना, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से रखते हैं, चाहे वो सभा और सेमिनार करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति विशेषज्ञों के द्वारा ये प्रचार करते हैं, तो उसमें जनता को वास्तविक शिक्षा मिलती है। और इनके जो आंकड़े होते हैं वो बड़े स्टिक होते हैं। अच्छे आंकड़े क्या होते हैं, वो सरकार के सामने और न्यायालय के सामने और जनता के सामने रखते हैं, और सरकार को भी उससे क्या मिलती है, राय मिलती रहती है। विशेष वर्गों के लिए कि ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यानी कि ये जो हित समूह होते हैं, ये सबसे बड़ा लाभ इसमें यही होता है कि विशेष हितों की रक्षा करते हैं। एक जैसे व्यवसाय के आधार पर बना है, कोई मजदूर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, वो अपने अपने वर्ग का क्या करते हैं, उसमें हित करते हैं। अब देखिए, कुछ व्यक्तियों का ये मानना है कि ये तो दबाव समूह के हमने बेनिफिट देखे कि कहीं भी दबाव समूह होते हैं तो उससे लाभ होता है समाज में। अब हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि दबाव समूह के फायदे नहीं होते, दबाव समूह के कुछ नुकसान भी होते। दोष है दबाव समूह की, इनकी आलोचना है, वो किस आधार पर करते हैं। अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले ये बताया गया आलोचना में कि ये प्रजातांत्रिक। आलोचक ये कहते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन दबाव समूह राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का प्रयोग तो करते हैं, किंतु उनकी स्थिति ऐसी होती है वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो इसको अनुत्तरदायी रूप से राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का प्रयोग किए जाने के कारण ही उन्हें अप्रजातंत्रित कहा जाता है। दूसरी इसकी आलोचना करते ये कहते हैं कि साधारण जनता के हितों की उपेक्षा। देखिए, एक वर्ग विशेष के हित के प्रति तो ये ध्यान देते हैं, और आम जनता है उसके प्रति इनका दृष्टिकोण हमेशा संकुचित होता है, केवल अपने हितों को पूरा करने के लिए काम करता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा, भ्रष्ट आचरण। अब देखिए, भ्रष्ट आचरण में क्या होता है, जो आलोचक ये कहते हैं, जो दबाव समूह का विरोध करते हैं, उनका कहना है कि दबाव समूह भ्रष्ट आचरण के केंद्र है। दबाव समूह विधायकों को रिश्वत देते हैं, अनुचित व अनैतिक आचरण के कारण भी जाने जाते हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दबाव शब्द का प्रयोग मस्तिष्क में एक ऐसी शैतान लोभिस्ट का चित्र अंकित कर देता है जो उचित पथगामी विधायक को सार्वजनिक हित की धारणा से हटने के लिए अनुचित दबाव डालने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो इस तरह दबाव समूह क्या होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। अंतर्राष्ट्रीय हित
को खतरा। अब देखिए, विभिन्न दबाव समूह के बीच हितों का एक लगातार संघर्ष चलता रहता है। समूह और वर्ग के कारण ये कई बार क्या होते हैं, राष्ट्रीय हित के लिए क्या होते हैं, खतरा पैदा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीयता में भी बाधक है। दबाव समूह अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाने का आधार बन जाते हैं। जैसे पश्चिमी देशों में शस्त्रों के निर्माण और उनके क्रय विक्रय को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे कुछ दबाव समूह हैं जो अपने लाभ के लिए तनाव की स्थिति और युद्ध के वातावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता के लिए भी ये बाधक है। देखिए, दोनों में राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम है। दबाव समूह के सैद्धांतिक दोष भी है और सैद्धांतिक लाभ भी है। उनके अप्रजातांत्रिक राष्ट्रीय हित में बाधक या सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने वाले संगठन कहना उचित नहीं है। दबाव समूहों के बिना जनता और शासन के बीच संपर्क जो सूत्र है वो उसका क्या आ जाएगा, अभाव हो जाएगा। और ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक संस्कृति तथा राष्ट्रीय हित व एकता के लिए घातक सिद्ध होगी। तो कुछ दोषों है, उन दोषों के होते हुए भी दबाव समूह की संख्या व प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। आधुनिक युग में ये समूह प्रत्येक देश में राजनीतिक प्रक्रिया में एक्टिव है, लेकिन प्रजातांत्रिक देशों की राजनीति का तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ इनकी भूमिका भी दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो देखिए, जहाँ पे स्पष्ट लोकतंत्र होगा, स्पष्ट राजनीति होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वहाँ पर दबाव समूह तो रहेंगे, चाहे उनकी कितनी भी कमियां हैं, कितने भी उनमें दोष है, राजनीति से उनका कितना भी संबंध है, लेकिन वो दबाव समूह रहेंगे। दबाव समूह के विषय में कहे कि पश्चिम में राजनीतिक, पश्चिम देश जो है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पर दबाव समूह का जन्म हुआ था और धीरे धीरे दुनिया के सब लोकतांत्रिक देशों में दबाव समूह फैलते चले गए। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार पर नकेल लगाने के लिए, सरकार को गलत कामों से रोकने के लिए और जनमत को मजबूत करने के लिए दबाव समूह का होना बहुत अनिवार्य है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टॉपिक को पहुंचाइएगा और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।